अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी की बात करेंगे, जहां एक तरफ सख्त बयानात, फौजी दबाव और ताकत के मुजाहरे जारी हैं, तो दूसरी जानिब सिफारती राब्ते और मुमकिना मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं हुए। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस वक्त अमरीका से राब्ते में है और मुआहिदा करना चाहता है। तहम उनका यह भी कहना है कि अभी किसी मुआहिदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया, अलबत्ता मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा, जबकि उन्होंने ये दावा भी किया कि हालिया अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। उसकी बहरी और फ़ज़ाई ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और सैकड़ों तैयारे, जंगी कश्तियाँ, ड्रोन्स और रेडार्स तबाह किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है, लेकिन ईरान किसी दबाव, धमकी या ताकत की ज़ुबान कबूल नहीं करेगा। उनका यह भी कहना है कि ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि आबनाए हुर्मुज़ में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत में शरीक ममालिक को नताइज भुगतना होंगे और अगर किसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो उसे भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जा सकता है। उधर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका और बरतानिया अगले हफ्ते लंदन में एक आला सतह इजलास मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद कायम करने पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान और ओमान के दरमियान भी राब्ते जारी हैं और दोनों ममालिक ने इस अहम आबी गुज़रगाह में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक भी किया है। इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के हवाले से भी एक अहम बयान देते हुए कहा है कि अगर रियाज मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल नहीं होता तो अमरीका उसके साथ सिविल जोहरी मुआहिदा नहीं करेगा। उनके मुताबिक मुस्तकबिल के किसी भी जोहरी ताउन को मुआहिदा इब्राहिमी से मशरूत किया जाएगा, जबकि इससे कबल अमरीका सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की उसूली मंजूरी भी दे चुका है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या खित्ता एक नई फौजी महाजराई की तरफ बढ़ रहा है या पस पर्दा सिफारतकारी किसी बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब हो जाएगी? क्या अमरीका और ईरान के दरमियान जारी पैगामात किसी बामानी मुआहदे की बुनियाद बन सकते हैं? आबनाए हुर्मुज़, सऊदी अरब, मुआहिदा इब्राहिमी और आलमी ताकतों की नई सफ़बंदी मशरिक़ वुस्ता की सियासत को किस समत ले जा रही है? इन्हीं तमाम मामलात पर जी आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दोनों फरीक़ैन ने लड़के भी देख लिया, जंग करके भी देख ली, सख्त बयानात दे के भी देख लिए और सबको ही पता है कि ये मामलात मेज़ पर ही तय होंगे, लेकिन ये दोनों फरीक़ैन जो है ये मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इनको भी बैक ऑफ द माइंड कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है, लेकिन अभी तो तैयारियां जो की जा रही हैं वो बड़े हमले की जा रही हैं? आपको क्या लगता है मज़ीद क्या रुकावट सामने आ रही है और हालात कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएंगे आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि बड़ा हमला और क्या होगा कि मिसाइल के अलावा फिर वो क्या करेंगे, क्या चीज़ मारेंगे ईरान के ऊपर। ये बातें तो सुन सुन के कान पक चुके हैं हमारे। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे हंसी आती है कि ईरान जो है वो माफ़ी मांग रहा है, वो डील करना चाहता है, मैं डील नहीं करना चाहता। उनकी तमाम बातों की तरदीद ईरान के हुकाम की जानिब से आ जाती है। सदर ट्रंप को इस उम्र में और इस मर्तबे पे झूठ बोलना ज़रा ज़ेब नहीं देता। बहरहाल वो उनको तो ज़ेब ये भी नहीं देता था कि वो एप्स्टीन फाइल में जो मासूम बच्चियों का ज़िक्र है, जो कमसिन बच्चियाँ थीं, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, उनके साथ जो रवैये इख्तियार किए गए, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो मेरे ख़्याल है ज़ेब तो उनको वो भी नहीं देता था। हाउएवर, मेरा ख़्याल है कि जो इस टाइम पे सूरत हाल है, वो एक बड़ी रियलिटी के ऊपर बात की जाए। इस सब के अंदर सबको जो पता चल चुका है कि अमेरिका सिर्फ इज़राइल का यार है और ये बात सबको अब पहले अरब दुनिया के अंदर लोगों को शक व शुबा थे। वो कहते थे ठीक है जी, इज़राइल उनकी मजबूरी ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम भी उनके लिए बहुत अहम हैं। लेकिन अब तो ये पता चल चुका है कि अमेरिका हर किस्म का जो हमला है वो रोक सकता है, मासिवाय वो हमला जो उसने खुद करवाया हो, जैसे कि कतर के ऊपर इज़राइल की जानिब से हमला किया गया था 2025 के अंदर। जी। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर 2-4 चीज़ें बड़ी वज़ाहत से नज़र आ रही हैं। पहली बात
कि ये जंग जो अमेरिका है वो एयरफोर्स की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहा, जबकि एक तरफ तो एयरफोर्स है ही नहीं, ईरान की एयरफोर्स तो मौजूद ही नहीं है। हम्म। तो फिर अगर एयरफोर्स मौजूद नहीं है तो फिर अमेरिका को क्यों वहां एयरफोर्स का इस्तेमाल वो नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि उनकी एयरफोर्स जो टेक्नोलॉजी है, जो जहाज वो इस्तेमाल करते हैं वो गिरना शुरू हो चुके हैं और पूरी दुनिया में उनकी भद उड़ रही है। 47 से ज्यादा जहाज उनके मारे जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। हम्म। एक वक्त में वो नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया करता था न कि हमने इतने पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो मजाक बन गया, लेकिन अब जब अपने तकरीबन 50 जहाज गिर चुके हैं तो इसके ऊपर वो किससे नोहा करे, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर बात है उनकी नेवी की। उनकी नेवी कहाँ गई? जो नेवी के दो बड़े जहाज आए थे, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, वो दोनों तो अब इस काबिल नहीं रहे कि चलें, ईरान ने उनको मारा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हुर्मुज को कंट्रोल करने में ता दिन अभी तक अमेरिका नाकाम रहा। इसी तरीके से बाबल मंदब की जब बात की जाए तो वो भी हूती जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हूती कम से कम मफलूज जरूर कर सकते हैं, और जो उन्होंने कर दिया हुआ है। अगर वहां 2-4 जहाज भी निशाना बन जाते हैं तो जाहिर है ट्रैफिक तो रुक जाएगी, और अगर समुद्री ट्रैफिक रुक गई तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा मुआशी अदम इस्तेहकाम की सूरत में। सही। ये वो बातें हैं जिनको गौर करना चाहिए। फिर लेकिन तीसरी बात यह है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कि कता कलामी की माजरत, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान की बहरी और फ़ज़ाई ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। वो कहते हैं सैकड़ों तैयारे हमने तबाह कर दिए हैं, जंगी कश्तियाँ तबाह कर दी हैं, ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं, रेडार तबाह कर दिए हैं। तो अगर इस लेवल की तबाही वो ईरान में मचा चुके हैं तो फिर ये जंग और ये हमले किस वजह से हो रहे हैं? और आपने ये भी देख लिया कि ताकत के इस्तेमाल की वजह से भी आबदार हुर्मुज़ को अमेरिका नहीं खुलवा सका। आखिर आपको क्या लगता है, अमेरिका हमले करता है लेकिन ईरान का थ्रेशोल्ड जो है वो पेन को बर्दाश्त करने का वो इतना ज़्यादा हो चुका है, ईरान को फ़र्क नहीं पड़ता, ईरान का मौक़िफ़ पहले से भी ज़्यादा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू मुलाकात के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा था। अब सुना है मंगल का टाइम उनको मिल चुका है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, ये छठी मुलाकात होने जा रही है। आपको सूरत हाल आगे क्या जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबके अंदर एक बात तो वजाहत से नजर आ रही है कि इसराइल को खुली छूट दे दी गई है, जो मर्जी करे। अचंभे की बात यह है कि ईरान ने इसराइल पे कोई हमला नहीं किया, जबकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका तो एक बहाना है, लेकिन असल मसला जो है वो इसराइल के अंदर है। इसराइल ही की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका हमला आवर हुआ। बेहतर यही है कि जादूगर की जान जिस कव्वे के अंदर है उस कव्वे को निशाना बनाया जाए, लेकिन यही बात पूरी दुनिया के अंदर लोगों के लिए एक सरप्राइज बनी है। उसकी शायद एक वजह यह है कि वो दो न्यूक्लियर पावर्स को इकट्ठा होके अपने ऊपर हमलावर नहीं करवाना चाहता। ये एक दिस कुड बी वन एग्जांपल। अब जो दूसरी इसके अंदर बात है वो आप देख लें कि उनकी ताकत की, अगर अमेरिका की ताकत तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो मौजूद है, लेकिन 47 साल जिस मुल्क ने मुश्किल हालात में गुजारे हों, आइसोलेशन में गुजारे हों, और इस बात के ऊपर गुजारे हों कि एक दिन आएगा जब अमेरिका और इजराइल मिलकर उन पर हमला करेंगे, और वो हकीकत में आ गया दिन। अब उसके लिए उन्होंने तैयारी भी की थी, और उस तैयारी के अंदर मेरे ख्याल में बहुत सारे उसकी चीजें हैं। अब जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि हम डिएगो गार्सिया के ऊपर अपनी B-52 बॉम्बर्स की फ्लीट ले आए हैं, तो वो तो पहले भी लाए थे, 70% फ्लीट उनकी मौजूद थी, और फिर डिएगो गार्सिया पे 2 मिसाइल हमले भी हुए, जो कि बड़ी दुनिया के लिए सरप्राइज था कि ईरानी मिसाइल क्या इतना दूर पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर ईरान ने भी इसको क्लेम नहीं किया। लेकिन एक बात वजाहत से है कि इसके अंदर अगर आप नेटो को लेके आएंगे, नेटो के पास पहली बात है लड़ने की शकत नहीं है। नेटो के पास जो टोटल ट्रूप्स इस टाइम पे देने के लिए हैं वो 27,000 के करीब है, जिनको वो स्पेयर कर सकते हैं। दूसरी जानिब रूस, आपको मालूम है, यूक्रेन के अंदर जंग तेज कर चुका है, और सर्दियों के आने से पहले ये जंग मजीद इसके अंदर सख्ती आएगी, जिससे यूरोप को ये खतरा है। और खुद यूरोप नेटो ये कह चुका है कि
गालिबन 2028 या 29 के अंदर उसको रूस से नबरदाजमा होना पड़ेगा। इसी के लिए उन्होंने अपनी दोबारा से जो इंडस्ट्री थी, जो कि बंद हो चुकी थी सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, 91 के बाद उन्होंने ये कहा था कि हमें तो कोई थ्रेट ही नहीं है, लेकिन जी। अब उनकी इंडस्ट्री दोबारा चल पड़ी है जो कि असला मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन फिलहाल 8 दिन की लड़ने की सलाहियत फ्रांस के पास, 6 दिन की बर्तानिया के पास और 12 दिन की सलाहियत है जर्मनी के पास। जिसका मतलब वज़ाहत से ये देखा जा सकता है कि नेटो सिर्फ नाम का नेटो होगा, काम का नेटो नहीं होगा। उसको असला मिलेगा तो अमेरिका देगा, पैसा मिलेगा तो अमेरिका देगा, यानी कि जो भी चीज़ है वो अमेरिका अदा करेगा। और अगर अमेरिका ने ही ये सब कुछ करना है तो फिर अमेरिका ही क्यों नहीं? अब जो जिस यूरोप के अंदर बैठ के बात करने की कि जी आगे लाहे अमल क्या बनेगा हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो बातें देखें ना, वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो ईरान की आर्मी खत्म कर दी, हुँ। नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी। तो ये क्या दोबारा पैदा हो गए हैं? 40 रोज में तो आपने कहा था कि हमने खप खत्म कर दिया। झूठा आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोज़ाना झूठ बोलता है, सुबह से शाम में बोलता है, मुतवातर बोलता है, लगातार बोलता है, अपनी कौम से बोलता है, दुनिया से बोलता है, अपनी आर्मी से बोलता है। उसके अपने मुल्क के अंदर आर्मी चीफ जो है वो निकाला जा चुका है। उनके अपने मुल्क के अंदर नेवल मिनिस्टर निकाला जा चुका है। उनका अटॉर्नी जनरल, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन काउंटर टेररिज्म निकाला जा चुका है। उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ड निकाली जा चुकी हैं। और बात वो ये कर रहा है कि ईरान के अंदर मुश्किलात हैं, ईरान के अंदर मुश्किलात नहीं हैं। ईरान तो खड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस सीखी। उनके पास अभी भी जो असला मौजूद है, जो कि मिसाइल्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। खुद अमेरिका कहता है कि 70% उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है। तो 40 रोज़ा जंग के अंदर सिर्फ अगर 30% इस्तेमाल हुआ तो बाकी तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। सही। अब जो सूरत हाल है कि क्या बैनुल बर्रे आज़मी या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, तो मेरी इत्तलात तो यही कहती हैं कि ईरान के पास कुछ ना कुछ मौजूद है जिसकी वजह से वो प्रिसाइज़ हिटिंग कर रहा है। और इसके जी। अंदर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जब रूस के यूक्रेन के मार्केट के ऊपर सारे लोग इकट्ठे हो गए, यूरोप और अमेरिका इकट्ठा हो गया, तो क्या अब जब अमेरिका को नीचे दिखाने का टाइम है तो क्या रूस ईरान की मुआवनत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इट इज़ जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना। और रूस और चीन के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं काटती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन अब्दुल्ला अमेरिका हमीद गुल साहब, इसकी अपनी एक इजलास भी होने जा रहा है, बड़ा आला सतह इजलास, जो कि लंदन में होगा और वो अगले हफ्ते होने जा रहा है, अमेरिका और बरतानिया का। और उसमें वो आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि यूरोपीय कंट्रीज़ भी इनको ज्वाइन कर लें। ये जो एक इत्तेहाद होगा कि आबनाए हुर्मुज़ में रास्ते जो हैं वो क्लियर किए जाएँ और उसकी निगरानी भी की जाए, आपको लगता है कि ये डूएबल सॉल्यूशन है और अमेरिका जो है वो इस तरह से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर सकता है? हज़ूरे वाला, आपकी बात पे मुझे मुस्कुराहट इसलिए हो गई मैं भी मुस्कुरा क्योंकि गया। 48 ममालिक ने मिल के अफ़गानिस्तान के अंदर अपना धाक बिठाने की कोशिश की थी। 20 साल के बाद नतीजा क्या निकला कि रुसवाई, ज़िल्लत, हज़ीमत मुक़द्दर बनी। $2.43 ट्रिलियन खर्च हुए। लेकिन नतीजा क्या निकला? जिस तालिबान से लड़ने आए, उसी तालिबान के हाथ में हुकूमत देते हुए 9-2-11 हो गए। लड़ लें, कर लें, अगर यहाँ आएँगे तो रिटेलिएशन आएगी। अरब दुनिया के अंदर मज़ीद भौचाल आएगा। मिसाइल मारेंगे तो उनका जो सरमाया है वो तमाम डूब जाएगा। ऑलरेडी उनका एविएशन इंडस्ट्री, होटलिंग इंडस्ट्री, उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री बैठ चुकी है। और इसको तो मिसाइल को तो फिलहाल दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर सकता। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ना रूस के पास है, ना चीन के पास, ना अमेरिका के पास। इसलिए ये बात तो आप जमा खाते रखें। अब दूसरी जानिब जो है वो अगर ये ममालिक आएँगे तो क्या फिर अगर ईरान ने वहाँ हमले किए इनके शिपों के ऊपर, इनकी चीज़ों के ऊपर और जो वो करेंगे, तो फिर उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? अमेरिकन नेवी से बड़ी नेवी है क्या बरतानिया की?
क्या अगर अमेरिकन नेवी नहीं खुलवा पाई तो बर्तानिया की नेवी खुलवाएगी या फ्रांस सही। की नेवी खुलवाएगी या जर्मनी जाके जो है वो काम करेगा? और फिर इनको पैसा कौन देगा? वो तो पैसा नहीं इस्तेमाल करना चाहते। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप का रंग देख लिया है। उन्होंने देख लिया कि वो किस तरह से वहाँ ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता था, कनाडा को सूबा बनाना चाहता था। वो अभी वो वाली दुनिया नहीं रही। दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जब चीन जाते हुए खुद उसने सुपर पावर मान लिया चाइना को, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पीछे जो रही सही इज्जत थी वो भी उसका जनाजा निकल गया। इसलिए इमरान साहब ये याद रखिए कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, अभी पहले भी तो नेटो के वहां सरबराह से मुलाकात हुई थी ना तुर्किया के अंदर, तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी। तो फिर वो नेटो वाली बात कहाँ रुक गई? जी, क्यों नहीं वो मैच्योर हो सकी? उसके मुतल्लिक खामोशी चुप का रोजा क्यों लग ये गया? बात ये आपकी वो अब्दुल्ला तमाम बिन गुल बातें साहब हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है। आप सोचें। और नेटो जो है वो उससे उससे काफ़ी नाला भी नज़र आए। और हमने देखा कि नेटो ममालिक के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कुछ बातें की। बरतानिया से भी पहले खुश नहीं थे, लेकिन बरतानिया ने अब चूँकि अपने अड्डे भी दे दिए हैं और अगले हफ्ते लंदन में एक आला सतह इजलास भी हो रहा है, एक बैन अक़वामी इत्तेहाद भी कायम होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस जो हैं वो तो हैं, लेकिन ऑप्शंस का कुछ रिजल्ट हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ दोबारा से वो जाने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं निकलना। फ़िलहाल के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कशीदगी जो है नाज़रीन हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, और सऊदी अरब पर भी आपको पता है कुछ दिन पहले जो है अटैक हुआ है, और खलीजी ममालिक जो हैं इस वक्त वो भी सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। क्या हम अमेरिका की तमाम बातें मान लें या अमेरिका से हट के हम ईरान के साथ कुछ बातचीत करें, चूँकि ईरान भी जो है वो भी कहता है जब तक हमले जो है वो नहीं रुकेंगे तब तक आप नहर का कंट्रोल जो है हमारे पास ही रहेगा, और मुज़ाकरात की सूरत हाल तो आने वाले दिनों में भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करीब आते ही सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है। वफाक में एक ही हुकूमत का हिस्सा बनने वाली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। इंतखाबी जलसों में सख्त बयानात, जवाबी हमले और सियासी तंज ने न सिर्फ इंतखाबी मुहिम को नई शिद्दत दी है, बल्कि वफाकी इत्तेहादी सियासत के मुस्तकबिल पर ही काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं। मीरपुर के जलसे में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया बयानात का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर को कश्मोर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। साथ ही ये भी कहा कि सियासत में नोक-झोंक होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में तरक्याती मंसूबों, मोटरवेज़, एक्सप्रेसवेज़, बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट, जदीद अस्पतालों, इलेक्ट्रिक बसों और नौजवानों के लिए तालीमी सहूलियात जैसे बड़े वादे भी किए, और कहा कि अगर आवाम ने मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया तो आज़ाद कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इस बयान को सिंध और उसके शहरों की तज़हीक करार दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी भी सूबे, शहर या इलाके को तंज का निशाना बनाना मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि ऐसे बयानात सियासी तलखी और तकसीम को फ़रोग देते हैं। उधर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और तर्जुमानों को जवाब देते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर बुज़ुर्ग सियासी शख्सियात की इज़्ज़त भी होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ज़ाती नौयत की तनकीद होगी तो उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। यूँ आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का सिर्फ मकामी सियासत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वफाकी सियासत, इत्तेहादी ताल्लुकात और मुस्तकबिल की सियासी सफ़बंदी का अहम इम्तिहान भी बनता जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये इंतखाबी तलखी सिर्फ वोट लेने की हिकमत अमली है, या फिर इसके असरात इस्लामाबाद में कायम इत्तेहादी हुकूमत तक भी पहुँच सकते हैं। इसी दौरान मुल्क भर में आवाम एक और मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई के बोझ में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्ट, अशिया खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो रही है। आवाम का ये सवाल है कि जब मुआशी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है तो क्या हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तमाम तर तवज्जो सिर्फ सियासी बयानात और इंतखाबी मुहिम पर मरकूज़ है? ये भी आम सवाल है कि अगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान यही तल्ख बयानात जारी रहे तो क्या हुकूमत मुश्तरका फ़ैसले इसी तरह करती रहेगी, या सियासी इख्तलाफात हुकूमती कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होंगे? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात वफाकी सियासत की नई समत का तयन करेंगे? और सबसे बढ़कर
क्या आवाम के मुआशी मसाइल सियासी कशमकश के शोर में कहीं दब तो नहीं रहे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नासिर भट्ट साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं, चूँकि आप हुकूमत में भी हैं। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तकरीबन चंद रोज़ ही रह गए हैं और उससे पहले हमने देखा कि बड़ी हैवी कैंपेन्स चली, बड़ी बड़ी सीनियर क़यादत वहाँ पर पहुँची, नवाज शरीफ साहब ख़ुद पहुँचे, मरियम पहुँची, वफाकी वज़रा पहुँचे और कल नवाज शरीफ साहब ने तंज़ किया है जिस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को कश्मोर ना समझना और ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। आपकी जमात ही एतराज़ कर रही है कि बड़े सख्त बयानात हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी जो तंज़ किया ना, इसको भी सिंध और उसके शहरों की तज़हीक़ करार दे रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो भट्ट साहब, ऐसी गुफ्तगू की क्या ज़रूरत थी नवाज शरीफ साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी अपना मंशूर बता रही है, अपने वो चीज़ें बता रही है कि हमने अगर हुकूमत मिली तो हम क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर बता रही है और उसमें ये बात हुई कि कई चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस हो जाती थी। वो पीपल्स पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब ने ये कहा कि आप तंज करें, लेकिन एक उस दायरे के अंदर रह के करें, ज़ाहिर है। और अब वो जो कश्मीर और कश्मीर की बात इसलिए की कि वहाँ उनकी हुकूमत है इतने अरसे से, अगर उसको वो ठीक करके तो ये बता दें कि कश्मीर को हमने ठीक कर लिया, अब कश्मीर को भी ठीक करेंगे। बात ये है कि ये कहते हैं जी कि ज़ाहिर है, ये बयान देते हैं कि जी हमने कश्मीर में बड़े काम करने हैं, तो हमने ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हमने कश्मीर को ऐसे बनाना है जैसे पंजाब में हम बहुत अच्छे काम कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर ये बात कही जाती है जी हमें वोट दे, तो वो कहते हैं जी अगर आपने वोट पीपल्स पार्टी को दिया तो फिर आप देख लें हाल क्या होगा। जो खंडरात हैं, जो इस तरह के हालात है सिंध के, फिर ऐसे ही बनेगा। तो ये एक ज़रूर सियासी बयान भी होता है और रियलिटी ये है कि हमने अपना मंशूर बताना है अवाम को। उसके लिए हमें ये ज़रूर है कि हम अपने आप को इस दायरे में रखें कि उस चीज़ से बाहर ना जाए। अगर कोई दूसरा बाहर जाएगा तो फिर ये होता है, लेकिन हमेशा होता है जमहूरियत में। लेकिन भट्ट साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वही जमात है ना कि जिनकी मदद से ही आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो कायम दायम है और हुकूमत बनने में भी उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे सख्त बयानात से आपकी वफाकी हुकूमत को भी कोई खतरा बन सकता है? देखें, ये बात नहीं है, हम हमारे मुतादी हैं, हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर KPK पीपल्स पार्टी के हैं, हमारा सिंध में गवर्नर है, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। तो हम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। मुल्क जिस हालत में था उस वक्त, उसके बाद मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि हम बहुत सियासी जमातें, एक दूसरे के इख्तलाफात भी थे, अपने बयानी एक साइड पर रखे, पाकिस्तान पहले है। अब भी कहते हैं कि हम इकट्ठे इसीलिए हैं कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाएं। उसमें सब सियासी हमारी जमातें जो इत्तेहादी हैं, वो जो भी काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे और ये कहेंगे जी कि ये इन्हीं का कसूर है, तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। हम भी आवाम में गए हुए हैं, हमने भी वोट लेना है। ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, भट्ट साहब तो ये कह रहे हैं कि लाइन आपकी तरफ से क्रॉस होती है और हमें फिर जवाब देना पड़ता है, और वो कहते हैं हमने तो सिर्फ इतनी बात की है ना कि पहले आप कश्मीर को ठीक कर लें, उसके बाद कश्मीर की बारी आएगी। जी मंदोखेल साहब, क्या मरियम नवाज ने जो कल घटिया गुफ्तगू की है वो हमने शुरू की है? आप मुझे पता हो, ये खातून पंजाब में लाहौर में खड़ी होकर पंजाबन बन जाती है, कश्मीर पहुंच के कश्मीरन बन जाती है, और ये कभी जाग पंजाबी जाग का नारे लगाते हैं। आज कश्मीर के इलेक्शन है तो कश्मीर का खून बन गया है। तो पहले तो इनका डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड चेक करिए है कौन, क्योंकि जो अपने घर का नाम रखा है जाति उम्र वो तो हिंदुस्तान में है। तो जरा इनका शनाख्ती कार्ड शजरा चेक करे कि है कौन, हिंदुस्तानी है, ये कश्मीरी है, पंजाबी है क्या भला। अल्लाह ना करे कि कल सिंध आके सिंधी ना बन जाए, बलूचिस्तान पहुंच के बलोच और पश्तून ना बन जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इलेक्शन में यकीनन कारकर्दगी की बात ही, अगर आप बिलो द बेल्ट बातें करोगे तो हमारी तरफ से भी फूल नहीं आएंगे। आप कारकर्दगी की बात करें, जरूर कर ले। नवाज शरीफ साहब को तो बेचारी की उम्र कहिए आधा है कि उसको याद भी नहीं रहता है कि मैं बोल के आ रहा हूँ।
यानी जो जीपी में बातें की है, मुझे क्यों निकाला, उस डायलॉग से बड़े मुश्किल से उन्होंने हाथ पांव जोड़ के उसको बोला होगा ये बात नहीं बोलना। कश्मीर में एक नया नारा लगा लिया है कि भाई मुझे यहाँ का वजीर आजम बना दे। और फिर मैंने 10 साल पहले जो काम किए सब वजीर आजमों ने लारे लपेट दिए, आवाम को बेवकूफ बनाया। तो ये चार्जशीट किसके खिलाफ है? अपने छोटे भाई जो 5 साल से वजीर आजम है उसके खिलाफ नहीं है। सबको पता है कि कश्मीर का फंड पाकिस्तान से जाता है। और फिर उसके बाद मैं हैरान हूँ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का, ये भी उसी तरह पटवारी इलेक्शन कमिश्नर बनते जा रहे जैसे जीपी का था, जिसने अपने वालिद मोहतरम को रियासत समझ के पाकिस्तानियों से एनओसी मांगा और बदनाम जमाना पुलिस सीसीडी बुलाया ताकि लोगों को डरा दगा के वोट डाला जाए। वो तो जीपी के लोग गैरतमंद है, उन्होंने कहा चेरी वेरी का दफा हो जाए यहाँ से, यहाँ तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। सवाल ये कि फिर ये चीजें आप कश्मीर में दोहरा रहे हो और कश्मीर में खड़े हो के आप ये कर रहे कि भाई हम बसें ला रहे, अगले दिन बसें पहुंच जाती। आप मुझे बता दो, मैं कानून आइन का तालिब इल्म हूँ, जो बसें पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे मंगाई होंगी चाइना से, वो बसें आप अपनी जागीर समझ के अगले दिन जाके मुजफ्फराबाद कैसे भेज सकते हो? पहले ये कानून बताया। फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, पता नहीं क्या सत्तू पेट के बैठा हुआ है, पी के बैठा हुआ है, उनको ये पता नहीं कि ये एक सिटिंग वजीर आला आके बाकायदा ऐलानात नहीं कर रहे बल्कि बसें बेच के पहुंचा भी दिए और वो खामोश बैठा हुआ है। फिर वहां पे जब पूरे कश्मीर को आपने 3 डिवीजन पे करी, आपको पता है माजी में जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक दिन और कौमी का दूसरे दिन होता था तो एक दूसरे पर असर पड़ता था। इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर एक दिन में कर दिए। आपने वहां 3 डिवीजन अलग अलग कर दिए। जो पहला डिवीजन का है, चाहे वो हमारी जीत हो या किसी और की जीत हो, अगले डिवीजन पे तो असर पड़ेगा। ये भी एक प्री पोल रिगिंग है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी चीजों के बावजूद कि नवाज शरीफ साहब अगर नाराज है अपने भाई से, जो आज 170 का एमएनए इनके पास मौजूद है, वो स्टेप डाउन कर ले, मुझे वज़ीर आज़म बना दे। वो असल में कहना ये चाह रहा था। लेकिन साथ में ये भी कह दूं आपको, ये जो भट्ट साहब गिनवा रहे थे कि हमारे पास सदर है, गवर्नर है, बिल्कुल है। क्या पुख्तनख्वा में हमारा गवर्नर है तो हम पीटीआई की हुकूमत के हिस्सेदार है? कराची में आपका गवर्नर है तो आप हिस्सेदार हो। लेकिन ये बता रहा हूं कि हमने यकीनन आईनी ओहदे जो आपसे लिए वोट के बदले में कोई शक नहीं है, मगर आपको तो बड़े भाई ने ब्लैकमेल की है। मैं आपको वज़ीर आज़म उस वक्त मानूंगा, मेरे बेटे को वज़ीर आला बना दे, मेरे समधी को नायब वज़ीर आज़म बना दे, मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ को बवाए बांजी वफाकी वजीर बना दे, और जाके नासिर भट्ट साहब ने जो किरदार अदा किए माजी में उसके बदले में उसको सेनेटर बना दे। ये सारे शर्तें तो मनवा लिए नवाज शरीफ साहब। भट्ट साहब आखिरी शर्त रखी है मुझे वज़ीर आज़म बना दो। ठीक है बदोखेल साहब, आपकी इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। नासिर भट्ट साहब, आपने ऐसा क्या किया है कि आपको सेनेटर बना दिया है? आपने क्या खिदमत अंजाम दी हैं? आप पे तो एतराज़ किया जा रहा है। दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अभी से ही इल्ज़ाम प्री पोल रिगिंग के लग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप जो तरक्याती मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं या बसें पहुंच रही हैं वो तो सियासी रिश्वत है। बात यह है, इनसे पहले पूछे आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? इनकी। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इमरजेंसी आप लगा रहे हैं, पाबंदियां। सुने 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 5 महीने एंजॉय कर रहे हैं। देखें, मैंने आपकी कितने आराम से बात सुनी है। मैं बीच में कोई आपको इंटरप्ट किया? पूछे, आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, वरना मैं नहीं बोलता। अच्छा, हुकूमत आपकी है ना? अच्छा, पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, आप इमरजेंसी लगा रहे हो। आप अब ना मानते ना। आप अभी मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत आपने ली 5-6 महीने हो गए हैं, ये आपने इसी लालच में ली। हम तो कह रहे थे कि उस वक्त इलेक्शन हो जाए, फिर आपने कहा नहीं जी नहीं, हमें 5 महीने काम करने दें। हम, मेरा ख्याल इनका काम था कि हम 5 महीने के बाद हम खुद ही हुकूमत होती है, इलेक्शन कराएंगे तो जीत जाएंगे। तो अब इनको पता चल गया है कि आज़ाद कश्मीर में इनको वोट नहीं मिल रही। ये हमारी वो 10-12 सीटें जो हैं इलाके जो इधर पाकिस्तान में, ये उनके भी खिलाफ है। एक्शन कमेटी भी कहती है कि 12 सीटें ख़त्म करें, ये भी कह रहे हैं हाँ जी होनी चाहिए ख़त्म, हम नहीं चाहते कि ये सीटें रहें। बात ये है, सुने अभी आप मुझे ये बताएं कि आप जो बात, अच्छा मेरी बात आपने की, मैं एक कारकुन हूँ अपनी जमात का। मैंने उन लोगों को ओपन किया जिन लोगों ने मिल के साजिश की, जजेस के कहा कि जाओ इनको नवाज शरीफ को सजा दो। वो जज बोला
कि मैंने कहा था ये केस नहीं बनता, सजा कैसे दूं, तो कहता था मुझे कि मैंने वो था उस वक्त अंदर है इस वक्त ISI का जो अपना उसका नाम है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, वो जेल में अभी क्यों है, फैज़ हमीद कहता था सजा दे रहा था। ये वो चीज़ें थी यहाँ की, तो ये मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने उठा के इसलिए जेल फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपने पनामा केस बनाया इन लोगों ने और फिर कुछ नहीं मिला, तो कहा जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, फॉर लाइफ आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ये मेरा हक था, मैं कारकुन हूँ अपनी जमात के लीडर का, उसके लिए अगर कोई ज्यादती हो रही है तो मेरा ये काम है। आप लोग भी तो आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी वाले तो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, फिर मैं अब उस पर शुरू हो गया कि वो जहाज अगवा हो गया, चीजें हुई। ये चीजें नहीं होती। एक बात याद रखें, इस तरह की बातों से ना आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं सदर आप है ना, चेयरमैन सेनेट है, सुबह चले जाए, किसने रोका आपको? क्योंकि आपको सिंध हुकूमत चाहिए, आपको सारा कुछ चाहिए, तो बात वो करें जो होती है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो जवाब यही है, सुबह आए साइन करें चले जाए घर, हम सब चले जाएंगे, लेकिन इस तरह की बात आप कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आपका और हमारा मंशूर एक नहीं है, हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, यही है। लेकिन जब पाकिस्तान इस हालत में चला गया, वो लोग जो छोड़ के चले गए डिफॉल्ट करें, तो फिर मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को और MQM को, सियासी जमातें जिन्होंने मिल के पाकिस्तान पहले और सियासी मंशूर बाद में। तो इसको आप अगर समझते हैं, यही मैं आपको कहता हूं कि हम अभी भी यही करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हों। लेकिन अगर आप जाके कश्मीर में ये बताएंगे कि नहीं जी ये मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो हमें आपका चेहरा दिखाना पड़ता है। आपको शौक है, आप सिंध में आपकी हुकूमत है, कितना अरसा आप बैठे हुए हैं, वहाँ के हालात और पंजाब हुकूमत के देख लें हालात, ये हम लोगों को बताते हैं। अगर वोट दोगे तो पंजाब की तरह बनेगा कश्मीर, अगर उनको वोट दोगे तो फिर सिंध की तरह सूबा बनेगा, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं और बच्चे पानी वो क्या कहते हैं गटर में डूब जाए, कितने होते थे। लेकिन ये चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि आप हमें लोगों को ये भी कहें जी इधर भी रहें और उधर भी रहें, दो तरफ नहीं चला जाता। ठीक है बट साहब, आप कह रहे हैं दो तरफ नहीं चला जाता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, कादर मंदोखेल साहब से भी हम पूछेंगे और जो बातें आपने भट्ट साहब ने की हैं उनका जवाब भी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, आप लोग हमारे साथ हैं। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ही तो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, तो वो तो कह रहे हैं कि ये जो तरक्याती काम थे पीपल्स पार्टी ने करने थे, तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया इतने चंद महीनों के अंदर। और नवाज शरीफ साहब भी कल ये कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में जितने भी तरक्याती काम है ना, उसमें मुस्लिम लीग नून की जो है वो तख्ती लगी हुई है, मजीद वो तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में क्या प्लान कर रही है, और अगर आपको इक़्तिदार मिलता है आज़ाद कश्मीर में, तो फिर आपके पास क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये कि आज़ाद कश्मीर का जो 5 महीने से हमारा वज़ीर आज़म है, ये मुश्तरका है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, क्योंकि नून लीग के वोट के बगैर हम नहीं बन सकते थे। क्योंकि PTI के वज़ीर आज़म थे, उनके 3 धड़े हो गए थे, तो इस वजह से फिर आखिरी बात पीपल्स पार्टी और नून को बनाना पड़ा, और 5 महीने का बड़ा कठिन मरहला था जो कि नून लीग तैयार नहीं थी, और पीपल्स पार्टी ने ये चैलेंज कबूल कर दी, क्योंकि एक्शन कमेटी सर पे बैठी हुई थी, जो आज भी बैठी है। दूसरी बात ये कि एक्शन कमेटी का जो मुद्दा था वो हम उनके साथ नहीं मान रहे थे कि जो पाकिस्तान के अंदर माजरी ने 10 सीटें पंजाब में, एक सिंध में और एक पुख्तनख्वा में, हम नहीं मान रहे थे। हमने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया आज़ाद कश्मीर का, ये चूंकि आईनी मसला है और असम्बली इसको तय करे। पीपल्स पार्टी में भी ये कहा, लेकिन नून लेकर जा राना सनावला का वीडियो सामने आ गया, उसने बोला ये तो मेरे जेब में, मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा, CCD का नाम तो नहीं लिए, पीछे तो बदमाशी वही कर रही है साथ में, और ये सीटें तो मेरे जेब में। हमारा तो जो फिगर है वो 13 से शुरू होता है। अब उसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्शन कमेटी का मुतालबा था उसका मतलब वो दुरुस्त है। मेरी पार्टी का अभी इसके ऊपर कोई वाजिया लामल नहीं है, लेकिन मेरे जाती ये ख्याल है कि ये जो 10 सीटें जेब में होती है, मैं कहता हूँ इसको खत्म कर दे, ताकि वो कश्मीर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी इंसाफ मिल सके। जो पिंडी का MLA जो ना 450 में बनता है और मुजफ्फराबाद का MLA 50,000 में बनता है, तो ये ज्यादती है। और फिर ये जिसकी जेब में होती है वो फाकी हुकूमत जिसको होता है, मैं कहता हूँ ये खत्म करने
तो ज्यादा बेहतर है, उसका अल्टरनेट भी हो सकता है कोई चीज। दूसरी बात यह कि भट्ट साहब ने अपनी खिदमत के बदले सेनेटर कैसे बनाए वो तो बता दिए, मैं मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन आप नून लीग की जमहूरियत का अंदाजा यहाँ से लगा ले कि जीबी की हुकूमत में मैं वफाकी हुकूमत की बात कर लेता हूँ कि इस वक्त नून लीग के बाद दूसरे रजिस्टर्ड पार्टी जो है ना वो पीपल्स पार्टी है। हम चाहे तो हम अपोजिशन लीडर रह सकते हैं क्योंकि पीटीआई आजाद दड़े है, क्योंकि पार्टी के बेस पे जो है ना वो अपोजिशन लीडर बनता है। हम नहीं बने जो कि बन सकते थे। लेकिन जीबी में आप इनकी जमहूरियत का अंदाजा लगा ले नून लीग का कि जीबी के वज़ीर आला को वोट भी दिया नून लीग ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी लिया और अपोजिशन लीडर भी नून लीग बना है। ऐसा कभी ड्रामा जमहूरियत आपने कभी दुनिया में देखा है पाकिस्तान की तारीख में? इसका मतलब ये कि ये कोई चीज जो ना वो हासिल करने में कोई दरेक या कोई आतनी कचकड़ा दे और ये लेता है जहां उसको फायदा होता है। लेकिन सवाल हम ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में 5 सरकारी यूनिवर्सिटी है वो पीपल्स पार्टी ने बनाई, 3 मेडिकल कॉलेज वो पीपल्स पार्टी ने बनाई। अगर आपने गलियां 2-4 बनाई है तो आप 3 मरतबा वजीर आजम के नवाज शरीफ साहब, 2 मरतबा आपका 5 साल से आपका छोटा भाई है, तो वो जरा बता दे काम। और फिर जो आप कहते हैं कि मैं मानसेरा से मोटरवे ले आऊंगा, भाई आप कौन है मोटरवे लाने वाले? आप तो एक पार्टी के सरबराह हो, आपका तो छोटा भाई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। फिर सवाल ये कि आप जहां सिंध से 70% रेवेन्यू आपको देता है, यहाँ तो एक मोटरवे भी नहीं है। बलूचिस्तान जो आपको मादनियात देता है, मोटरवे तो दूर की बात है, एक डबल रोड नहीं है। 4 वज़ीर आज़मों ने इफ्तिताह किए, इमरान खान ने, अनवारुल्लाह काकड़ ने और 2 मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने। और अभी कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा 2 साल मजीद लगेंगे। आपका पंजाब का, सेंट्रल पंजाब का रोड बनता है मोटरवे 11 महीने में, इस्लामाबाद का बनता है 3 महीने में, और बलूचिस्तान का बनेंगे 4 साल और मजीद 2 साल लगो 6 साल, और मुझे लग रहा है कि अगले 25 साल में भी नहीं बनेगा। सवाल ये कि ये जो दोहरा मयार आपका है कि आपको सिर्फ लाहौर नजर आ रहा है, उसी का नाम पंजाब है। सही। आपको रहीम यार खार नजर नहीं आ रहा है, आपको मुल्तान नजर नहीं आ रहा है, आपको पुटवार नजर नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? भट्ट साहब कादिर मंदो-खेल साहब तो कह रहे हैं, कादिर मंदो-खेल साहब ये कह एक जुमला, सिंध से तो आपका ताल्लुक ही नहीं है, इस वजह से कि शहबाज शरीफ तो यहाँ मुंह उठा के आ जाते हैं। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? 5 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, ठक्के का काम नहीं किया इसने। यहाँ जो इस वक्त में हल्के में 242 जी भट्ट साहब बड़े इल्जामात लग गए हैं, बड़े सवालात हो गए हैं। जी भट्ट साहब, बात यह है, अभी ये बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में किस वज़ीर-ए-आज़म, जो वज़ीर-ए-आला है वो किस जमात से है। बात यह है कि इस तरह की बातें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कुछ भी कर लें, जो कुछ ब्लैकमेलिंग गिलगित बल्तिस्तान में हुई है वो नहीं होगी। बाकी बातें कादर मंदो-खेल साहब को पता है क्या है, हर जगह पीपल्स पार्टी अगर ब्लैकमेलिंग के तरीक़ेकार इख्तियार करेगी तो वो कभी भी हम नहीं मानेंगे, ना इस तरह होगा। आज़ाद कश्मीर में मैं आज आपको लिख के देता हूं। भट्ट साहब ये कौन सी ब्लैकमेलिंग हुई है, जरा आवाम को भी तो बताएं ना। ये आपके दो इनको पता है कि जी इनका तो सुने तो सही। अब आप मुझे बताएं, हमें भी तो बताएं, आवाम को भी तो बताएं, क्या हुआ आपके साथ? ब्लैकमेलिंग की, क्यों आप ब्लैकमेल हो गए? फिर ये आपकी क्या मजबूरी थी ऐसी? मुझे नहीं इत्तेहादी जो होते हैं ना, कभी कभी उनकी बातें माननी पड़ती हैं, लेकिन हर दफा नहीं मानते, हम हर दफा नहीं मानते। कश्मीर में ये चाह रहे हैं कि हमें भी वहां घुमा। हम तो 5 महीने पहले कह रहे थे इलेक्शन कराएं, इन लोगों ने जिद की, फिर वो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जाहिर है फिर ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा जैसा 5 महीने हमें दे दें। क्यों आपने 5 महीने लिए? आपने किस लिए? उस वक्त हम इलेक्शन कराते तो आज इलेक्शन हो चुके होते। तो हर जगह लालच नहीं होती, उस लालच का नुकसान भी होता है जो आपको हो रहा है। तो बात यह है कि अब आप एक जमहूरी तरीका है, आप ये कहते हैं जी कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं। फिर हमने ये साबित किया ना कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने ये काम नहीं किया। हमने जो जिस तरह के डब्बे खुले, जिस तरह के, देखे ना, मुझे सुनने आपको पता है, आपको तो 4000 बंदे भी आपको नहीं मिले। हमारी अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, लेकिन पीएम साहब ने, पीएम साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में इनको हुकूमत बनाने की ऑफर की और कहा कि आप जीते, आप हुकूमत बना लें।
क्योंकि जब आप हर जगह ये बात करें कि जी हम आपके साथ ये कर रहे हैं, वो इधर ये हो रहा है, तो हमें भी ये चाहिए कि एक पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए अगर कोई इत्तेहादी जमात हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे वो तो हम नहीं होंगे, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में भी ऐसा होगा। कश्मीर में आपको लिख के दे रहा हूँ कि हम हुकूमत बनाएंगे अगर हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में ब्लैकमेल हो गए लेकिन कश्मीर में नहीं होंगे? भट्ट साहब नहीं होंगे। मंदोखेल साहब, लास्ट कमेंट सर, आप ब्लैकमेल करते हैं? देखिए, ब्लैकमेल तो हम नहीं करते, मगर जहाँ मेल हो वहां तो ब्लैक भी होगा ना, उसको छोड़े ना, एक अलग बात है। सवाल ये है कि कश्मीर के इलेक्शन में आपको याद होगा ये सारे शहबाज राजा की धांधली, ड्रामाबाजी, सीसीडी की गुंडागर्दी, ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ। लेकिन सवाल ये कि जब 7 तारीख की शाम वो पोलिंग बंद हुआ तो 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी के 9 एमपीए जीत रहे थे, नून लीग के 2। फिर इलेक्शन रिजल्ट जो ना वो डिले कर दिए हफ्ता 8 दिन। फिर पीपल्स पार्टी उसी 9 पे खड़ी थी और मुस्लिम लीग नून के हो गए 6। फिर उसके बाद जाके जो आजाद उम्मीदवार थी 4, जहां पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बात हुई, यकीनन वो चलती गाड़ी में सवार होते थे। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को, मगर मेरे साथ इनके एक टीवी चैनल में इनका हफीजुर रहमान जो साबिक वज़ीर आला थे मौजूद थे। जब एंकर ने पूछा कि बाबा आप के तो हार तस्लीम कर लिए, आप रिजल्ट सारे दे दो, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो मुबारकबाद दी है बिलावल को, तो कह रहे नहीं, शहबाज शरीफ हमारा सदर थोड़ी है, हमारा सदर तो नवाज शरीफ है। और फिर उसके बाद जब बिलावल साहब ने थोड़ी सी सख्ती की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर जाके उस 4 लोगों को फिर भी हमें हमारे पास नहीं, मेरी बात सच्ची होगी ना, ब्लैकमेलिंग की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके पास कोई सीट ही नहीं था। आप मुझे बताओ, जिस गाड़ी में इंजन न हो, टायर न हो, उसमें कोई सवार होना चाहता है या चलती गाड़ी में कोई सवार होना चाहता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कश्मीर का ये हाल है जहाँ ख्वाजा आसिफ कश्मीरियों को कश्मीर मानने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह कहता है ये कश्मीरन बन से या कश्मीर बन के ये से वोट नहीं मिलेंगे। इनके जो सदर है कश्मीर का, उसकी वीडियो मौजूद है, उससे बड़ा मुझ पर हमला कर रहा है पीपल्स पार्टी की कारकुनान एक्शन कमेटी है। खौफजदा भी इतने, बुज़दिल भी इतने ज्यादा है। तो बाबा आप कश्मीरी, आपके हाथ से निकल, हम तो कश्मीरी हैं और आप कश्मीरी बन गए। भट्ट साहब आखिरी 10 सेकंड है जी। भट्ट साहब आपने धांधली की है तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तमाम भट्ट साहब फाइनल कमेंट सुने, भट्ट साहब फाइनल कमेंट जी। भट्ट साहब अपना मैं एक बात बताऊं, जितनी भी आप बातें कर ले, सच्चाई और झूठ में बड़ा फर्क होता है। मैंने आप पहले दिन कहा कि आप अगर ब्लैकमेल करेंगे ना बलूचिस्तान की तरफ, वो नहीं होंगे। अगर आप समझते हैं कि आप कश्मीर में इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नजर आएगा। मैं आपको ये लिख के दे, हाँ आप बन जाए कश्मीरी, हम हैं कश्मीरी, मियां नवाज शरीफ साहब हैं कश्मीरी, आप देख लें तारीख है, वो कह जो रहे हैं उस पर वो सच्चाई भी यही है। अब आप अगर कश्मीरी बन के वोटें लेना चाहते हैं तो आप ले आए बर्थ सर्टिफिकेट वहां से जाके कि जी हम भी कश्मीरी हैं। बात यह है कि कश्मीर में आपको वोट नहीं मिलेगा, वहां हुकूमत हमारी बनेगी। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ आज। और हमेशा याद रखें कि जहाँ काम होते हैं, 1 मिनट, नवाज शरीफ जब भी वज़ीर आज़म बने इस मुल्क में काम हुए पाकिस्तान में, जब वो निकाल देना दौर जो मियाँ साहब के हैं तो ये खंडरात हैं। 15 साल से सिंध में बैठे, 20 साल से। ठीक है भट्ट साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। कादर बंदो का बहुत बहुत शुक्रिया। और नासिर भट्ट साहब ने जाते हुए फिर ये बात कही थी कि जी हमने बड़ा ब्लैकमेल नहीं होना और हमें ब्लैकमेल करके गिलगित बल्तिस्तान में तो मामला डिफरेंट हुआ, लेकिन इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से जीतेंगे, लेकिन भट्ट साहब ने कह दिया है कि आपको वहाँ पर कोई वोट नहीं पड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन होंगे, जितने वोट पड़ेंगे, जिसको वोट पड़ेंगे, जो जमात जीतेगी वही हुकूमत बनाएगी। देखना होगा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कौन सी जमात को बढ़तरी मिलती है। और उसके बाद चूँकि आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, 4 साल में 4 वज़ीर आज़म वहाँ पर बन चुके हैं, तो देखना होगा कि ये इंतखाबात जो हैं आज़ाद कश्मीर को कैसे सियासी तौर पर मुस्तहकम करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।